Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट रिसर्च यूनिट नंबर 4। सब्जेक्ट क्या है? रिसर्च यूनिट नंबर 4। सही है। और ये कौन सा 7th सेमेस्टर है? एंड ईयर 4 लास्ट ईयर। सही है। टॉपिक क्या है? यूनिट नंबर 4 टॉपिक है लिटरेचर, रिव्यू। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू। इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं। सही है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जब आप लोग रिसर्च करेंगे ना, यानी मतलब थीसिस करेंगे 8th सेमेस्टर में, जो मेनी प्रोजेक्ट होते हैं, तो इसमें आप डिफरेंट यूनिट्स जो चैप्टर है आप उसमें लिखोगे। जो फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन। और सेकंड चैप्टर इट विल बी द लिटरेचर रिव्यू। इस नेम से आप उसको लिखोगे, लिटरेचर रिव्यू। फिर इसके बाद मेथोडोलॉजी चैप्टर है, और मेथोडोलॉजी के बाद एनालिसिस यानी रिजल्ट जो चैप्टर है, और फिफ्थ चैप्टर इज डिस्कशन। तो ये 5 मेन चैप्टर होते हैं। इसके अलावा फिर अब्स्ट्रैक्ट और ये सारी चीज़ें उसमें होते हैं। ठीक है, लिमिटेशन है, इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी है, लिमिटेशन और इम्प्लीकेशन, इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ द स्टडी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखोगे। लेकिन लिटरेचर रिव्यू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिटरेचर रिव्यू का क्या मीनिंग है? लिटरेचर का मतलब क्या है जी? एनी एग्जिस्टिंग नॉलेज, आर्टिकल या पब्लिश, जो आपके पास बुक्स है, मैगजीन है, जो भी है वो लिटरेचर है। ठीक है, अक्सर हम कहते हैं ना कि लिटरेचर से मैंने ये चीज़ सीखा। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मटेरियल अवेलेबल हैं, जो पब्लिश है, कुछ अनपब्लिश है, कुछ पब्लिश लिटरेचर होते हैं। सही है। रिव्यू ये 2 वर्ड से बने हैं, जिस तरह रिसर्च भी 2 वर्ड से बना हुआ था ना, री एंड सर्च। री का मीनिंग क्या था? अगेन। और सर्च की मीनिंग क्या था? टू फाइंड आउट। इसी तरह अगर हम रिव्यू को देखेंगे ना, तो ये भी 2 वर्ड है, री एंड व्यू। अब री का मतलब क्या है? अगेन। क्या मतलब है? अगेन। व्यू का मतलब क्या है? टू सी। ठीक है, टू सी। तो इसका मतलब क्या है कि किसी चीज को दोबारा क्रिटिकली उसको क्या करना है? एनालाइज करना है, उसको रिव्यू कहेंगे। ठीक है। अब रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूं। अपने लाइफ में, जो आपकी लाइफ है उसमें, आप लोगों ने नर्सिंग में एडमिशन ली। सही है। ये आप लोगों को किसी ने बताया होगा, आपके वालिदैन में से किसी ने आपको बताया होगा, या आपको आप हो सकता है आपके दोस्तों ने आपको बताया होगा कि आप नर्सिंग में एडमिशन ले लें। आप 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट जिसने उस जो डिसीजन आप ले रहे हैं ना कि आपने एडमिशन लेने हैं नर्सिंग में, वो उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब क्या है? वो डीपली उसको एनालाइज करते हैं कि नर्सिंग है क्या, नर्सिंग की कोर्स कितनी ईयर की है, ठीक है, उसके सब्जेक्ट कैसे है, टफ है, टफ नहीं है, इस पे कितने एक्सपेंसिव है या नहीं है, फाइनेंशियल इस पे कितने बर्डन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा नर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो अगर वो इन सारी चीज़ों को रिव्यू करते हैं बिफोर टेकिंग द एडमिशन, तो उसी टाइम डिसीजन ले लेते हैं कि या वो रिजेक्ट करते हैं इस ऑफर को, और या वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो रिव्यू नहीं करते वो डिसीजन को, और डायरेक्ट नर्सिंग में आते हैं। जब बाद में उसको पता चलता है कि नर्सिंग क्या है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, या उसकी जो सब्जेक्ट है वो इतनी ईजी नहीं है, तो फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। तो बाद में अगर आप किसी चीज़ को छोड़ोगे ना, तो आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया, अपने फाइनेंशियल बर्डन भी, वो सारी चीज़ें। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी डिसीजन जो भी है अपने लाइफ में कर रहे हो, आप उसको रिव्यू कर ले एक बार। ठीक है, कोई भी, फॉर एग्जांपल आप जब पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो एंड में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो लास्ट 5 मिनट्स होते हैं उसमें रिव्यू करते हैं अपने पेपर को। क्या है, मैंने 70 आउट ऑफ 70 एमसीक्यूज की है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी मतलब एमसीक्यूज को मिस किए हैं।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे ना, जब बाहर आ जाते हैं पेपर से फिर वो कंफ्यूज होते हैं, मैंने पेपर कंप्लीट किया था या नहीं किया था, ठीक है, कितने एमसीक्यूज जो है वो रह गई थी मुझसे। तो रिव्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह लिटरेचर रिव्यू क्या है, अगर हम रिसर्च की बात करिए तो मैंने लाइव की बात की। देख, जब भी आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं ना, कोई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, हमने डिस्कस किया था ना कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है। जब भी आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वन टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक टॉपिक है कि स्मोकिंग के लंग कैंसर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, दिस इज योर टॉपिक। आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर दिया, सही है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप किस तरह फिर उससे डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था जो हमने डिस्कस किया हुआ था कि मतलब वो क्वेरीज जो आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो कंसर्न, वो प्रॉब्लम जिसको आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आप क्या मालूम करना चाह रहे हैं उसमें, आप इफेक्ट मालूम करना चाह रहे हैं स्मोकिंग के ऑन लंग कैंसर, के लंग कैंसर के ऊपर स्मोकिंग की कोई इफेक्ट है या नहीं है, सही है, आप ये मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर, ये एक टॉपिक है। सबसे पहले क्या करना है, अपने एक टॉपिक को सेलेक्ट करना है। अब रिव्यू की मीनिंग क्या है, री एंड व्यू। मैंने कहा ना कि री की मतलब क्या है, अगेन, व्यू का मतलब क्या है, टू सी। अब आपने क्या देखना है, इस टॉपिक को आपने देखना है, कहाँ पे देखना है, जो ओल्ड स्टडीज है, जो पुरानी एग्जिस्टिंग नॉलेज है इसके ऊपर, जो टॉपिक है, आपने उसके ऊपर सर्च करना है और आपने देखना है कि मेरा जो टॉपिक है इसके ऊपर पहले से कितने नॉलेज मौजूद है। हो सकता है कि आप एक मेहनत करें, हो सकता है आप एक मेहनत करें और एंड में आपको पता चले कि जो चीज़ आप मालूम करना चाह रहे थे वो तो ऑलरेडी नोन है, तो मतलब आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया ना, इसका कोई फायदा तो नहीं हुआ। क्योंकि रिसर्च का मेन पर्पस क्या होनी चाहिए कि न्यू नॉलेज को जनरेट करें या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रिफाइन करें, मॉडिफाई करें। लेकिन आपने रिसर्च की, रिसर्च में आपके पास वही फाइंडिंग आई जो ऑलरेडी मौजूद है, ना आपने उसको मॉडिफाई किया और ना कोई न्यू नॉलेज आपने ऐड किया। तो इसीलिए लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या है, री अगेन व्यू सी, टू सी, कि आपने अपने टॉपिक के ऊपर आपने सर्च करने हैं, ठीक है। तो आप इसकी डिफरेंट डेफिनेशन है, ये जो ओवरव्यू था ना, ये इसीलिए था कि आपकी जो डेफिनेशन आप कर रहे हैं वो आपके लिए आसान हो जाए, रटा लगाना ना हो। तो आप सिंपली कह सकते हैं ना कि द सिलेक्शन एज वेल एज द कलेक्शन ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर टॉपिक इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। ये क्या है, आपकी जो टॉपिक है उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज, उसको कलेक्ट करना या उसको सेलेक्ट करना, उसको क्या कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। या इसको और भी आप आसान कर सकते हैं कि दिस इज अ क्रिटिकल समरी इन एनालिसिस of what, of existing research, of existing books, of existing articles related to a specific topic। कोई भी आपकी जो रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक क्या है, इट्स माय टॉपिक कि द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर, इस टॉपिक के रिलेटेड, इसकी रिगार्डिंग कोई भी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको समराइज करना है। या इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को कलेक्ट करना, उसको सेलेक्ट करना, दिस इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। आप समझ आ रहे हैं, ठीक है। और रिव्यू हम क्यों करते हैं, लिटरेचर रिव्यू मैंने आपको कह दिया, लिटरेचर रिव्यू हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो टॉपिक मैं कर रहा हूँ उस पर पहले से कितना नॉलेज मौजूद है। इसके 3 बेनिफिट आप मेन ले सकते हैं। एक तो ये कि मुझे पता चले कि इस पर कितने टॉपिक है, इसमें कोई गैप है या नहीं है, ऐसा ना हो टू आइडेंटिफाई द गैप, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। ऐसा ना हो कि ये सेम टॉपिक इस पे पहले से स्टडी मौजूद है, एंड स्पेशली क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव तो फिर भी आप कुछ ना कुछ बहाना बना सकते हैं कि चलो इसके मतलब जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो एक्सपीरियंसेस है, उसकी जो सजेशन है, उसकी जो ओपिनियन है, ये चेंज हो सकते हैं, और क्वांटिटेटिव में तो चेंज नहीं हो सकते।
अगर पाकिस्तान में स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होते हैं तो इंडिया में भी स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होंगे, सऊदी अरब में भी स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होंगे, यूएसए में भी स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सिर्फ पाकिस्तान में स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होगी। सो दिस इज द क्वांटिटेटिव स्टडी बिकॉज यू वांट टू फाइंड आउट द इफेक्ट। जब भी आप इफेक्ट को मालूम करते हैं तो हम उसको क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। तो इसीलिए पहले आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि टू फाइंड आउट द गैप को फाइंड आउट करना। एक और भी चीज़ है, जो लिटरेचर रिव्यू है ना, एक कन्वर्सेशन को ज्वाइन करना है। क्या है? दिस इज द ज्वाइनिंग अ कन्वर्सेशंस अमॉन्ग द स्कॉलर। मुख्तलिफ स्कॉलर होते हैं ना, स्कॉलर दोज जो MSN के बाद, MSN और PhD सबको स्कॉलर कहते हैं, ठीक है। और इस्लामिक में जो वो करते हैं, मुफ्ती का जो कोर्स करते हैं उसको स्कॉलर कहते हैं, ठीक है। जो डिसीजन ले सकते हैं, जो कोई भी मतलब पितवा दे सकते हैं, दिस इज स्कॉलर। तो मुख्तलिफ स्कॉलर है ना, पाकिस्तानी स्कॉलर है, इंडियन स्कॉलर है। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है? दिस इज़ अ कन्वर्सेशन है अमॉन्ग देम, बिकॉज इंडिया में एक रिसर्चर है और उसने एक स्टडी की है, मैं पाकिस्तान में एक स्टडी कर रहा हूँ, मैं उसके लिटरेचर को रिव्यू कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अस, एक कन्वर्सेशन है ना। या अगर मेरी कोई स्टडी है और USA में कोई मतलब स्टडी करना चाह रहे हैं, कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं और वो मेरी स्टडी को रिव्यू कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अस। अक्सर जब भी मैं मेल ओपन करता हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो मोस्ट ऑफ द मेल मुझे इन चीज़ की आई होती है कि मैंने आपकी प्लान स्टडी की है, मुझे बहुत पसंद आई है, आप प्लीज़ मुझे उसकी जो क्वेश्चन है उसकी परमिशन दे रही। तो दिस इज अ कन्वर्सेशन। ये क्या है? एक कन्वर्सेशन है, सही है। तो आप इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं, आसान हो गया ना डिफिनीशन। एक डिफिनीशन ये है कि द selection as well as the collection of knowledge या information related to Naveen, related to a particular or a specific topic or your topic, related to a specific topic, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टॉपिक, द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर। इस टॉपिक की रिलेटेड इंफॉर्मेशन और नॉलेज को कलेक्ट करना। सबसे पहले आप कलेक्ट करते हो ना, फिर उसमें से आप सेलेक्ट करते हो। देख, आप जब भी लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं ना, तो इसमें आप डिफरेंट आर्टिकल को आप सेलेक्ट करते हो कि ये स्टडी इस टाइम पे हुई है, मैं अभी प्रैक्टिकली आपको करवाऊंगा, बिकॉज ये जो है ना, दिस इज नॉट थ्योरेटिकल, दिस इज अ प्रैक्टिकल। लिटरेचर रिव्यू इज अ प्रैक्टिकल। हम अभी करवाएंगे कि आप किस तरह लिटरेचर रिव्यू को सर्च करोगे, किस तरह आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, कौन से सोर्सेस है जहां से आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज कौन से हैं, पबमेड से आप करोगे तो किस तरह करोगे, ठीक है। आप किस तरह ट्रांसलेशन करोगे, आप किस तरह बूलियन ऑपरेटर को यूज करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है कि व्हाट इज आवर लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू एज द सिलेक्शन एज वेल एज द कलेक्शंस ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर टॉपिक और रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। एक और डिफिनीशन भी आप पढ़ सकते हैं ना, सही है। क्या डिफिनीशन आप पढ़ सकते हैं जी? कि लिटरेचर रिव्यू इज अ क्रिटिकल, लिटरेचर रिव्यू इज अ क्रिटिकल summary and analysis of जो existing research books, article, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो भी है, ठीक है, रिलेटेड टू, या सिंपली आप कह सकते हैं ऑन
a specific टॉपिक। ठीक है, जो स्पेसिफिक टॉपिक है आपके, फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्पेसिफिक टॉपिक, आपने क्या करना है उसके रिगार्डिंग जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी एग्जिस्टिंग अवेलेबल मटेरियल है, चाहे वो रिसर्च के शक्ल में हो, चाहे वो बुक्स की शक्ल में हो, चाहे वो न्यूज़पेपर की शक्ल में हो, चाहे वो मैगजीन की शक्ल में हो, आपने उसको क्या करना है, समराइज करना है, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज क्या है, आप किसी चीज़ को डीपली जब आप उसको ओवरव्यू देते हैं, दिस इज एनालाइज। सही है, डिटेल में छानना, बिल्कुल आप किसी चीज़ को छानना, दिस इज एनालिसिस। ठीक, एक सिंथेसाइज है, एक एनालिसिस। सिंथेसाइज और एनालिसिस में क्या फ़र्क है, किसी को पता है? हाँ, देख ये क्या है, मोबाइल है। एनालिसिस का मतलब ये है कि मैं इसका एक एक पार्ट जो है वो उतारूंगा, कि इसकी कवर है, ये इसकी बैटरी है, इसकी बैटरी को मैं निकालूंगा, इसके अंदर 2 सिम हैं, ये जो एक है ये मेमोरी कार्ड के लिए है। ठीक है, ये सामने जो है ये दिस इज कीबोर्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, दिस इज एनालिसिस। किसी चीज़ को पार्ट में डिवाइड करना और फिर एक एक पार्ट को डिटेल से उसको देखना, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। और सिंथेसाइसिस क्या है, किसी चीज़ को कंबाइनली उसको देखना। हाँ, एनालिसिस को उल्टा कर देना, दिस इज कॉल्ड सिंथेसाइज। सही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, हम एक एक चीज़ को देखते हैं कि इसने कौन से मेथोडोलॉजी यूज़ की है, कौन से मेथोडोलॉजी उसने यूज़ की है, कौन से स्टैटिस्टिकल अप्रोच उसने अपनाई है। तो एक एक चीज़ को हम देखते हैं, उसके अब्स्ट्रैक्ट को, उसके इंट्रोडक्शन को, उसके लिटरेचर रिव्यू को, उसकी मेथोडोलॉजी को, उसके एनालिसिस को, उसके डिस्कशन को, ईच एंड एवरीथिंग हम देखते हैं। मैं आपको एक आसान चीज़ बता देता हूँ। देख, आप जब भी लिटरेचर रिव्यू करोगे ना, तो एटलीस्ट आपकी जो लिटरेचर, जितने आप लिटरेचर रिव्यू ज़्यादा करोगे इतनी आपकी स्टडी स्ट्रांग होगी। सही है, लेकिन एटलीस्ट मेरे ख्याल में अगर BS लेवल की भी हो तो नॉट लेस देन 50 और 60 लिटरेचर, 50 या 60 से कम लिटरेचर नहीं होने चाहिए। बाकी MSN में तो आपकी 200 और इतने होनी चाहिए, PhD में। ठीक है, लेकिन आप अगर 50 या 60 लिटरेचर को रिव्यू करोगे, ठीक है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप लिटरेचर को सर्च करोगे रिगार्डिंग योर टॉपिक। आप इस टॉपिक को दोगे, इस टॉपिक को आप डायरेक्टली इस तरह नहीं दोगे कि द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर, इस तरह आपने नहीं देना है। किस तरह देने हैं आगे मैं बताऊंगा आपको, कि हम इसकी कीवर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कीवर्ड बनाएंगे। स्मोकिंग क्या है, द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग क्या है, लंग कैंसर क्या है, स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर क्या है। तो इसके हम मुख्तलिफ कीवर्ड बनाएंगे और फिर इस कीवर्ड को हम सर्च करेंगे। तो अगर आप उसको सर्च करोगे ना, तो हजारों आपके पास आ जाएंगे लिटरेचर। तो उसमें से आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट, वो लिटरेचर आपने सेलेक्ट करना है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है, सारी नहीं, स्मोकिंग पे तो हजारों नहीं लाखों लिटरेचर आएंगे, तो आप सबको लोगे नहीं। आपने क्या करना है, द सिलेक्शन, तो आपने उसको सेलेक्ट करना है, उस आर्टिकल को आपने सेलेक्ट करना है जो रिलेटेड हो आपके टॉपिक से। एक काम आपने किया। दूसरा, आपने फॉर एग्जांपल आपने सर्च की 200-300 आर्टिकल आपने सर्च की, उससे आपने जो है नीरू अपने टॉपिक की तरफ आप लेकर आए और आपने 50 एट द एंड 50 लिटरेचर जो है आपने उसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके पास इतनी टाइम तो नहीं है कि आप 50 लिटरेचर को देख लें। लिटरेचर एक बहुत बड़ा, इसमें सारी चीज़ें होती हैं ना, इसमें इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस, सारी चीज़ें होते हैं। आप इसको देखोगे ना, इतना टाइम तो आपके पास है नहीं, तो आप क्या करोगे? दूसरा ये है ना कि हर आर्टिकल आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसके लिए आपने पे करने हैं। अगर आपको फुल टेक्स्ट चाहिए तो आपने उसको लिए पे करने हैं। तो अब मैं कितने आर्टिकल के लिए मैं पे करूंगा? तो आपने क्या करना है, लेकिन देख, हर आर्टिकल की अब्स्ट्रैक्ट आपको फ्री में मिलेगा। अब्स्ट्रैक्ट क्या मिलेंगे? फ्री में। अब्स्ट्रैक्ट क्या है, इस पे आप लोगों के एक अलग लेक्चर है, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन शॉर्टली यू कैन से दिस इज द समरी ऑफ योर डिसर्टेशन ऑफ योर रिसर्च। एक समरी है, उसमें सारी चीज़ें होते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें मेथोडोलॉजी होते हैं, उसमें एनालिसिस होते हैं, उसमें कंक्लूजन होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद होते हैं। तो आप क्या करें, आप हर आर्टिकल की सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट देख लें।
एब्स्ट्रैक्ट से आपके माइंड क्लियर हो जाएंगे कि उसमें जो इंफॉर्मेशन है आइदर ये मेरी काम की है या नहीं है, मेरा जो टॉपिक है उसके ऊपर हूबहू उसने वही स्टडी की है या नहीं, उसमें गैप है। लेकिन फिर भी अगर आप क्लियर नहीं हो रहे तो फिर आपने कहाँ भी जाना है, कंक्लूजन में। ठीक है, कंक्लूजन में तो आपने दो चीजें देखने हैं, एब्स्ट्रैक्ट, अगर आपके पास टाइम है सो दिस इज गुड कि आप सारे लिटरेचर को स्टडी करें, अगर नहीं है तो आप एब्स्ट्रैक्ट अगर और कंक्लूजन अगर आप सिर्फ उसको भी देखोगे ना तो इसके आपकी जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएंगे। मतलब आपको इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगे कि आप डिसाइड करोगे कि हाँ इसमें जो नॉलेज है उसकी जो रिजल्ट है उसकी जो फाइंडिंग है वो क्या है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, इसके पर्पस क्या है जी? लिटरेचर रिव्यू की पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, रिव्यू एक तो इसके पर्पस ये है ना कि ये प्रिवेंट करते हैं डुप्लीकेशन को। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे टॉपिक पे ऑलरेडी से वो नॉलेज मौजूद है जो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, अगर मैंने लिटरेचर रिव्यू की तो मैं अपने टॉपिक को चेंज करूँगा, मेरी जो वेरिएबल है उसको मैं चेंज करूँगा या अपनी मेथडोलॉजी को चेंज करूँगा, तो मेरे पास जो फाइंडिंग आएगी ना वो 100% वो पुरानी फाइंडिंग नहीं होगी, यानी उसकी कॉपी नहीं होगी, डुप्लीकेट नहीं होगी। तो एक ये है कि प्रिवेंट डुप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा इसकी पर्पस क्या है जो मेन इंपॉर्टेंट है, टू आइडेंटिफाई द गैप, गैप को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जी, टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, टू आइडेंटिफाई डिबेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि दिस इज जॉइनिंग कन्वर्सेशन among स्कॉलर। ठीक है, इसके अलावा टू कलेक्ट नॉलेज रिलेटेड टू योर टॉपिक, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन related to your topic, to know what is already known and what is unknown। सही है? Yes, so this is you can say to create new idea, ये भी आप कह सकते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ आप ये भी लिख सकते हैं कि टू नो अबाउट द मेथोडोलॉजी, टू नो अबाउट द मेथोडोलॉजी, किस तरह आपको पता चल सकता है? देख, आप जब स्टडी करोगे ना लिटरेचर रिव्यू को तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी स्टडी हो चुके होंगे ना, तो आपको पता चल सकता है कि मतलब इस पे क्वांटिटेटिव स्टडी हुई है या क्वालिटेटिव स्टडी हुई है। तो इसकी बहुत ज़्यादा पर्पस है, इसके पर्पस के लिए आपने किसी स्लाइड से कोई रटा नहीं लगाना है। सही है, ये पर्पस है लिटरेचर रिव्यू। क्योंकि आप सिर्फ वर्ड को आप देखोगे ना, सिर्फ वर्ड को आप देखोगे, सारे पर्पस आपके सामने आ जाएंगे
कि अगेन टू सी, किसी चीज़ को दोबारा देखना। आप किस लिए देखते हो? इसलिए देखते हो कि मतलब इस पे पहले से कोई स्टडी मौजूद तो नहीं है, आप गैप को फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप ट्रेंड का मतलब क्या है? टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। देख, जब कोविड-19 का टाइम था तो सबसे ज्यादा रिसर्च किस चीज के ऊपर होती थी? कोविड-19 के ऊपर। अगर आजकल आप कोविड-19 के ऊपर रिसर्च करोगे, कोई भी उसको स्टडी नहीं करेंगे। अभी कोविड-19 की रिसर्च की क्या, अगर चिकन पॉक्स के ऊपर आप करोगे, जो है नहीं, ठीक है, तो मतलब इसकी क्या बेनिफिट है? तो अपने ट्रेंड को भी देखना है कि मतलब आजकल किस चीज के ट्रेंड चल रहे हैं। आजकल अगर आप देख ले, बेस्ट टॉपिक रिगार्डिंग टू मी, अगर आप मुझसे पूछ लें, यंग एज में MI क्यों ज्यादा है? ठीक है, रिसेंटली मोर देन 90 लाख पीपल जो है ये एक्सपायर होते हैं ड्यू टू MI, एंड मोस्ट ऑफ द देम एज यंग पीपल, जिसकी एज 35 और 30 इस टाइप की उसके एज होते हैं। तो ये आजकल जो बर्निंग इशू है ना, ये है। तो हमेशा आपने जो रिसर्च करने हैं ना, ये बर्निंग इशू के ऊपर करने हैं, ताकि लोग देख ले ना। कोविड-19 के टाइम पे अगर आप लोग जब बैठे थे ना ऑफिस में और जो भी बातें करते थे आप उसको सुनते थे। कोई कहते थे अदरक की चाय उसके लिए बेस्ट है, तो आप घर में आकर उसको पका लेते थे और पी लेते थे। कोई कहते थे एस्पिरिन आपने लेने है टेबलेट, तो सब जो है मैं देख रहा था कि सब टेबलेट एस्पिरिन, क्योंकि एट दैट टाइम इट वाज अ बर्निंग इशू। तो हमेशा अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द ट्रेंड, ठीक है। और ये एक डिबेट्स को, कि आज का डिबेट किस चीज के ऊपर हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? इसके अलावा क्या करता था? हाँ, एक कन्वर्सेशन है। मैंने कहा ना कि एक कम्युनिटी है, रिसर्च एक कम्युनिटी है, ठीक है। उसमें डिफरेंट रिसर्चर है, मुख्तलिफ कंट्री से रिसर्चर है उसमें। इसमें से चाइना में से है, USA में है, सऊदी अरब से है, तुर्क से है, मुख्तलिफ रिसर्चर है। आप उसकी लिटरेचर रिव्यू को आप क्या करते हो? सर्च करते हो। एक कन्वर्सेशन होते हैं बिटवीन एंड अमॉन्ग यू पीपल, सही है। इसके अलावा था कि आपके पास जो आपके टॉपिक है, आपके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाए। इसके अलावा कि आप ये मालूम करें कि जो मेरे टॉपिक है उस पर ऑलरेडी क्या नून है और क्या नून नहीं है, मतलब गैप को आइडेंटिफाई करना है। मेथोडोलॉजी के बारे में न्यू आइडिया आ जाते हैं आपके माइंड में, सही है। तो ये सारी इसकी पर्पस है लिटरेचर रिव्यू की। क्लियर है? लेकिन एक बात याद रखें कि लिटरेचर रिव्यू जो है ना, दिस इज नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस। ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, सही है। दिस इज नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, सही है। तो इसकी मतलब इसकी क्या है? स्टेप है। क्या है? स्टेप है। स्टेप ऑफ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। इसके स्टेप है। स्टेप क्या है मैं अपने लिए आसान कर देता हूं, आप लोगों का पता नहीं। देख, लिटरेचर रिव्यू हम इसीलिए करते हैं ना कि हम प्लान करते हैं सर्च के लिए कि किस तरह हम सर्च करेंगे। क्योंकि लिटरेचर क्या है? लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर का मीनिंग क्या था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल अवेलेबल है, चाहे मैगजीन की शक्ल में हो या रिसर्च हो, बुक्स हो। रिव्यू का मतलब क्या है? उसको दोबारा देखना। इसको क्या करना है? दोबारा देखना। तो आप इसके लिए सर्च करोगे ना, सर्च के बगैर तो आप नहीं कर सकते। या तो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्च करोगे, या आप बुक्स को देखोगे, या आप मैगजीन को देखोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने सर्च करना है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके लिए अपने सर्च के लिए अपने प्लान करना है। तो इससे आप इसकी जो स्टेप है आप उसको लिख सकते हैं। पी का मतलब क्या है? पी, देख, आप उसको डिफरेंट मेथड से भी लिख सकते हैं, बट दिस इज माय ओन मेथड कि मैं हमेशा जो निमोनिक है उस पर मैं चीज़ों को याद करता हूँ। बट इट्स योर, कि आपकी जो मेथड है आप उस पर कर सकते हैं। पी का मतलब क्या है? 1 नंबर पे कि पिक द टॉपिक। सबसे पहले आपने टॉपिक को पिक करना है। क्या करना है? टॉपिक को, यानी अपने टॉपिक को सेलेक्ट करना है। क्योंकि आप लिटरेचर रिव्यू तब करोगे जब आपके पास टॉपिक हो। जब आपके पास टॉपिक नहीं है तो आप लिटरेचर रिव्यू करोगे किस चीज के ऊपर करोगे? सही है। देख, अगर अक्सर आपसे कहते हैं ना कि आपने इस चीज के ऊपर असाइनमेंट करने हैं, तो आप जाते हैं और गूगल पे आप सर्च करते हैं ना। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ लिटरेचर रिव्यू। आप लिटरेचर को क्या कर रहे हो?
रिव्यू कर रहे हो कि ये जो टॉपिक मुझे दिया गया है फॉर द असाइनमेंट या फॉर द प्रेजेंटेशन, उस पे इंफॉर्मेशन मैं कहाँ से कलेक्ट करूँगा? आप सर्च करोगे ना उसके लिए, या बुक से या गूगल से, किसी भी से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यू विल पिक द टॉपिक। क्लियर? दूसरे नंबर पे क्या करना है, आपने तो टॉपिक, या आप उसको कह सकते कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दूसरा आपने क्या करना है, एल, लोकेट सोर्सेस। ठीक है, अपने सोर्सेस को लोकेट करना है, अपने सर्च करना है। ठीक है, मैं तो लिटरेचर सर्च कर रहा हूं ना, लिटरेचर को मैं रिव्यू कर रहा हूं, कहाँ पे मैं रिव्यू करूं, मेरे पास कौन सी सोर्सेस है। आगे जाके हम सोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तो आपने लोकेट सोर्सेस कि कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिस पे जाके मैं सर्च कर सकता हूं किस चीज़ के ऊपर रिलेटेड टू माय टॉपिक। मुझे मेरे टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन कहाँ से मैं ले लूँ? आपने उस सोर्स को ढूंढने हैं, अपनी लोकेट करने हैं, वेयर इज द सोर्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ए। तो ए की मीनिंग क्या है? ए, एनालिसिस। जब एनालाइज करोगे ना इन सेलेक्ट, फिर उसको आपने सेलेक्ट करना है। देख, सबसे पहले आपने टॉपिक को ले लिया, अपने टॉपिक को सेलेक्ट कर दिया इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसके बाद आपने सोर्सेज फॉर द लिटरेचर रिव्यू। जब आपने सोर्सेज पे सर्च कर दिया ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा आर्टिकल आ गई। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे कि आप आर्टिकल को किस तरह नीरो कर सकते हैं। जब आप सर्च करोगे ना, तो आपके पास जो है तकरीबन लाखों आर्टिकल आ जाएंगे। तो लाख आर्टिकल तो आप नहीं रीड कर सकते ना। आप क्या करोगे, आप उसको किस तरह नीरो कर सकते हैं, किस तरह आप उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, उसको अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो आपने एनालाइज करने हैं उस आर्टिकल को, और फिर उस पे से आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फिर एन है, एन का मतलब क्या है, नोट की पॉइंटिंग। आपने, क्योंकि हमने समरी की बात की थी ना कि लिटरेचर रिव्यू इज अ क्रिटिकल समरी इन एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च इन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। सो आपने सिर्फ जो की पॉइंटिंग है ना, आपने सिर्फ उसको नोट करना है। मतलब लिटरेचर में तो हजारों चीजें होंगे ना, तो आप तो सब उसमें से नहीं लेंगे। आपने उसमें से कौन से इंफॉर्मेशन लेने हैं जो उसकी की पॉइंटिंग है, कि उसके रिजल्ट क्या है, उसने मेथोडोलॉजी की, किस तरह की मेथोडोलॉजी यूज की। अभी मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह लिखोगे। क्या क्वालिटेटिव स्टडी या 2019 a qualitative study was carried out in USA. 12 participant या 120 participant were recruited in the study, और इसकी जो मेन फाइंडिंग है, it was that and that। ठीक है, तो आपने उसकी जो की फाइंडिंग है ना, उसको सिर्फ आपने नोट करने हैं। सही है। फिर इसके बाद क्या है, 4 नंबर पे क्या है, एस। एस का मतलब क्या है, सिंथेसाइज थीम। जब आप की पॉइंटिंग ले लेंगे ना, आप उसको समराइज फॉर्म में लेकर आओगे ना, तो आपने एक थीम की शक्ल में, आपने एक पैराग्राफ की शक्ल में आपने उसको सिंथेसाइज करना है। सही है। सबसे पहले टॉपिक, और फिर आपने जो की पॉइंटिंग है उसको आपने क्या करना है, सिंथेसाइज करना है। आप जब सिंथेसाइज करोगे ना आपके पास, तो इसके बाद फिर क्या है, ई में आपने क्या करना है कि आप देख सिंथेसाइज, आप, हमने कहा ना कि डीपली आपने उसको एनालाइज किया, लेकिन एज अ होल आप उसमें से क्या फाइंडिंग आउट करना चाह रहे हो, क्या फाइंडिंग आउट करना चाह रहे हो, गैप, कि मेरी स्टडी में और उस स्टडी में कौन सी गैप है जिस गैप को मैं फाइंड आउट करूं। तो आपने क्या करना है, ई का मतलब क्या है जी, इवैल्यूएट द गैप। आपने गैप को इवैल्यूएट करना है जी। इसके बाद क्या है, ए का मतलब क्या है कि देख, आप अपनी तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, बहुत लिटरेचर की, आपने उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है,
ऑर्गेनाइज करना है तो किस तरह आप कर सकते हो? आप एक स्ट्रक्चर के थ्रू। तो आपने क्या करना है? अरेंज। ए का मतलब क्या है? अरेंज स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपने लेकर आ रहे हैं। इसके बाद क्या है? आर। आर का मतलब क्या है? आर जी, रिपोर्ट एंड साइट। एक रिपोर्ट, आपने उसको रिपोर्ट करना है। आपने उस जो फाइंडिंग, आपकी जो की फाइंडिंग है, आपने उसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेकर आई। अब अपने रिसर्च में उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू की जो चैप्टर है उसमें। ठीक है, और साइट करना है। साइट का मतलब क्या है? साइटेशन, आप लोगों ने पढ़ा होंगे, उसमें किसी को क्रेडिट देना, जो ओरिजिनल वर्क है उसको क्रेडिट देना, जो ओरिजिनल ऑथर है उसको क्रेडिट करना, कि ये जो मैं लिख रहा हूं ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप उसको क्रेडिट दोगे। एट द एंड मैं अभी लिटरेचर रिव्यू से हर चीज आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा। तो आपने उसको क्रेडिट देना है, तो उसको कहते हैं साइट। साइटेशन एंटिक साइटेशन है और एक रेफरेंसेस है। आपको पता है कि एंटिक साइटेशन का मतलब क्या है, रेफरेंसेस क्या है। रेफरेंस स्टाइल है, वेनकोर है, एपीए है, एमएलए है, ठीक है, शिकागो है। तो ये मुख्तलिफ है और हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर हम केएमयू की बात करें, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आप जो लोग रिसर्च करेंगे इट विल बी ऑन वेनकोर स्टाइल, वो वेनकोर स्टाइल में होते हैं। ठीक है, वेनकोर में भी फिर टाइप है, लेकिन सिंपल वेनकोर में आप उसको कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद क्या है? सी। सी का मतलब क्या है? आपने क्रिटिक करना है। सी का मतलब क्या है? क्रिटिक। एंड कनेक्ट, अपनी स्टडी के साथ आपने कनेक्ट करना है। ठीक है, क्रिटिक का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता। हम क्रिटिक को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। क्रिटिक पे ज़्यादा डिस्कशन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि क्रिटिक आप लोगों की एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्रिटिक का मतलब क्या है। क्रिटिक में आप अच्छी चीज़ों को भी देखते हैं और बुरी चीज़ों को भी देखते हैं, आप गैप को भी देखते हैं, और जहाँ पे कोई चीज़ करेक्ट है तो आप उसको क्रेडिट भी देते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा हम नेगेटिव होते हैं ना, आपका कोई और काम है नहीं क्रिटिक के अलावा, इतराज़ करना हर टाइम। ठीक है, नेगेटिविटी को ढूंढना। और एज का मतलब क्या है? लास्ट आपने उसको एज का मतलब है हॉर्न एंड एडेड। ठीक है, आपने उसको लिखना है एट द एंड और एडिट करना है। उसमें अगर कोई आप उसको रिव्यू करोगे, दोबारा रिव्यू करोगे, रिवाइज करोगे, और फाइनली उसमें आप एडिशन करोगे और फिर आप उसको लिखोगे। तो ये स्टेप है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने टाइटल को, टॉपिक को आपने पैक करना है। उसके लिए आपने फिर लिटरेचर रिव्यू करना है। तो लिटरेचर रिव्यू के लिए अपने सोर्सेज को सर्च करने हैं कि कौन से सोर्सेज है, लाइक हमारे पास कौन सी सोर्सेज है, आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, छोड़ो। ठीक है, फिर क्या है? ऑर्गेनाइज करने, वो करना है, एनालाइज करना है, उसको सेलेक्ट करना है, सिर्फ की फाइंडिंग उसमें से सेलेक्ट करने हैं, सिंथेसाइज द थीम, और फिर इवैल्यूएट करना है, गैप को ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज एक स्ट्रक्चर में, और आपने उसको रिपोर्ट करना है, आपने क्रिटिक और कनेक्ट करना है अपनी स्टडी के साथ, और एट द एंड आपने उसको एडिट करना है और फिर उसको आपने फाइनली ड्रॉप राइट आउट करना है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है ना कि मैं तो लिटरेचर रिव्यू करना चाह रहा हूं, बट फ्रॉम ईयर कहां से मैं कर लूं? ठीक है, सोर्सेस क्या है? क्या जी? नहीं, एक बात याद रखिए, विकिपीडिया इट्स नॉट एक्सेप्टेबल रिसर्च में। ठीक है, रिसर्च में सारी जो सर्च इंजन है यू कैन यूज एक्सेप्ट विकिपीडिया, बिकॉज दिस इज नॉट द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। सही है, गूगल यू कैन यूज। तो देख, अगर हम सोर्सेज की बात करें ना, तो एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज है, जो आजकल जितने भी हम रिसर्च करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, सो वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज में हमारे पास क्या है? इंटरनेट के थ्रू गूगल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है।
गूगल स्कॉलर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है। पबमेड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है। याहू क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है। ask.com क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है। सिन्हाल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सोर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? google.com है, .com, yahoo.com है। इसके अलावा आपके पास गूगल स्कॉलर है, आपके पास पबमेड है, आपके पास सिन्हाल है। हाँ, ठीक है, मुख्तलिफ है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो आप फ्री में उसमें कर सकते हैं, लाइक गूगल स्कॉलर है, पबमेड है। सिन्हाल जो है ये स्पेशली फॉर नर्सिस के लिए है, या मेडिकल साइंसेज या एथिकल्स के लिए, लेकिन दिस इज़ नॉट अ फ्री। ये इसके लिए आपने पे करना है, उसमें आप एक अकाउंट बनाओगे और इस तरह और भी बहुत ज़्यादा सर्च इंजन है, लेकिन उसके लिए आपने पे करने हैं। लेकिन गूगल स्कॉलर और पबमेड यू कैन यूज़ ईजिली, आप आसानी से उसको विदाउट पेमेंट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे इसके ऊपर कि किस तरह आपने उसको यूज़ करना है, और जब सर्च इंजन को आप यूज़ करोगे तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपने उसको देनी है। ठीक है, कि जिस तरह हमने कहा ना कि आपने टॉपिक तो सेलेक्ट कर दिया, आपकी टॉपिक है कि द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर, लेकिन आप इस तरह नहीं दोगे, उसकी सबसे पहले आप क्या बनाओगे? कीवर्ड, और एब्स्ट्रैक्ट के एंड में फिर वो कीवर्ड आपने देने हैं कि मैंने किस तरह सर्च किया था, ये कीवर्ड देकर मैंने सर्च किया था। सही है, तो ये मुख्तलिफ, इसको कहते हैं ना सर्च इंजन। क्या कहते हैं इसको? सर्च इंजन है हमारे पास, मुख्तलिफ सर्च इंजन है। आप सर्च इंजन किस तरह काम करते हैं? टू टाइप, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। इसके अलावा हमारे पास कुछ हार्ड में भी है। क्या है? हार्ड में, लाइक बुक्स। ठीक है, बुक्स सॉफ्ट में भी है और हार्ड में भी है। मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सारी क्या है? दिस इज द सोर्सेस। बुक्स भी सोर्स है, आप बुक से भी लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, आप मैगजीन से भी कर सकते हैं, आप किसी के आर्टिकल से भी कर सकते हैं, आप डिसर्टेशन से भी कर सकते हैं, आप थीसिस से भी कर सकते हैं। और आपको पता है जो आर्टिकल है या जो थीसिस है या जो आपके पास रिसर्च है, इसकी 3 टाइप होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। एक ग्रे आर्टिकल होते हैं, ब्लू आर्टिकल होते हैं, और वाइट आर्टिकल होते हैं। ग्रे आर्टिकल का मतलब क्या है? अनपब्लिश्ड स्टडी। क्या? अनपब्लिश्ड स्टडी, वो स्टडी जो अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं, आप उसको रिव्यू कर रहे हो, सो दिस इज अ ग्रे आर्टिकल। ब्लू आर्टिकल का क्या मतलब है? जी, और वाइट की क्या मतलब है? सबसे पहले वाइट पढ़ ले तो आसान हो जाएंगे। पब्लिश। ठीक है, ये क्या है? पब्लिश आर्टिकल है। और ये ब्लू वो आर्टिकल होते हैं ना जो बायोग्राफी में हम अक्सर देते हैं ना। देख, हम एक रेफरेंसेस देते हैं और एक हम बायोग्राफी देते हैं। रेफरेंसेस और बायोग्राफी में क्या डिफरेंस है? जब एंड में हम देते हैं रेफरेंसेस का मतलब ये है कि उसके साइटेशन होंगे, मतलब उससे मैंने इंफॉर्मेशन ली है और मैंने उसको फिट किया है, उसमें अब फुट किया हुआ है अपने रिसर्च में, और उसकी एंटिक साइटेशन भी है। बायोग्राफी का मतलब ये है कि मैंने ये तो स्टडी की है, लेकिन उससे मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली है, मैंने उसके एंटिक साइटेशन मैंने नहीं किए। ठीक है, तो ये पब्लिश और अनपब्लिश बोथ हो सकते हैं। सही है, तो इसी तरह हमारे पास क्या है? सोर्सेस है। सोर्सेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस है, जिसमें सर्च इंजन है, और एक आपके पास बुक्स है, आपके पास आर्टिकल है, आपके पास जो मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, डिस्कशन है, डिबेट्स है, ये सारी क्या है? दिस इज द सोर्सेस। सही है, कहाँ से आप ले सकते हैं? आपके एक्सपीरियंस है, ये सारी क्या है? दिस इज द सोर्सेस। सही है, कहाँ कहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हो। या क्लियर है?
क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन ये है ना कि आप सर्च इंजन को किस तरह यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना, फॉर एग्जांपल पबमेड को ले लेते हैं। किसको? पबमेड को। पबमेड, एक साथ लिखते हैं पबमेड। ठीक है, ये क्या है? एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। ये सर्च इंजन है। टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू। कौन कौन से टाइप है? एक है ट्रेडिशनल, या उसको नैरेटिव भी कहते हैं। जो ट्रेडिशनल और नैरेटिव है ना, ये एक ओवरव्यू है ऑफ द अदर रिसर्च फाइंडिंग। क्या है? एक ओवरव्यू है, एक समरी है, एक क्रिटिकल क्रिटिक है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि दिस इज द ओवरऑल ओवरव्यू of the existing रिपोर्ट या फाइंडिंग। जो एग्जिस्टिंग फाइंडिंग है ना, उसकी ओवरऑल एक रिपोर्ट है, ओवरऑल एक ओवरव्यू है। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ समरी। क्या है? एक समरी है। ठीक है, या एक क्रिटिक है। जिस तरह अभी हमने किया था ना, एक नैरेटिव था, क्योंकि हमने जो उसकी मेन फाइंडिंग है, हमने उसकी ओवरव्यू दी थी सिर्फ कि पेरेंट सेटिस्फेक्शन किस चीज़ के साथ लिंक है। एक ने कहा था कि ये कम्युनिकेशन के साथ, एटीट्यूड के साथ, बिहेवियर के साथ। दूसरे ने क्या कहा था कि नहीं, ये क्वालिटी ऑफ केयर के साथ, कि जितने हाई क्वालिटी ऑफ केयर होंगे तो हाई सेटिस्फेक्शन लेवल होंगे। तो ये एक ओवरव्यू है। आप सिर्फ उसकी जो फाइंडिंग है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी ओवरव्यू कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा टाइप है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिव्यू। सिस्टमेटिक रिव्यू में आप एक स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी उसमें यूज करते हैं। आप एक डीप इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें आप देते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आंसर देते हैं, आप आंसर टू द रिसर्च आप आंसर करते हैं, क्वेश्चन को आप आंसर करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर आंसर आप देते हैं, डिटेल से आप बता देते हैं। और आप क्या फॉलो करते हैं? एक स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी इसमें फॉलो करते हैं। उसमें तो सिर्फ आप ओवरव्यू देते थे ना, इसमें आप डिटेल देते हैं। ठीक है, एक डिटेल होते हैं उसमें। ये एमएस और पीएचडी लेवल के लोग करते हैं, आपके लिए नैरेटिव इज बेस्ट। सही है। तो इसमें क्या होते हैं? डिटेल, और क्या होते हैं? स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी, और आंसर टू क्वेश्चन। ठीक है, डिटेल में होते ये स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, और आंसर टू द क्वेश्चन। जो आपकी रिसर्च होते हैं ना, उसमें आप उसको क्वेश्चनिंग करते हैं, आंसरिंग देते हैं उसकी जो क्वेश्चनिंग। क्लियर? थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर पे है मीटा। मीटा एनालिसिस। एक है एनालिसिस और एक है सिंथेसाइसिस। मीटा एनालिसिस का मतलब क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन या स्टैटिस्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टडी। स्टैटिस्टिकल, देख, जो एनालिसिस होगा ना, एक बात याद रखें कि इट विल बी क्वांटिटेटिव स्टडी। क्या? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव स्टडी होगा। इसमें क्या यूज होगा? स्टैटिस्टिक यूज होगा ना, स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल यूज होगा, नंबर यूज होंगी इसमें। सही है। तो सिंपली आप इसकी डिफिनेशन क्या है कि द स्टैटिस्टिकल कॉम्बिनेशन of multiple studies।
ठीक है, इसमें हम मुख्तलिफ स्टडीज जो है उसको कंबाइन करते हैं, उसके किस चीज़ को, उसके स्टेटिस्टिकल को, उसकी रिपोर्ट को। ठीक है, एक है उसको मीटा सिंथेसाइज भी कहते हैं और थ्योरेटिकल स्टडी भी कहते हैं उसको। मीटा सिंथेसाइज, meta synthesis, meta analysis was quantitative, so meta synthesis is a qualitative. ठीक है, इसमें हम क्या कॉम्बिनेशन किस चीज के होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सजेशन की, कॉम्बिनेशन ऑफ ओपिनियन की, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, वर्ड के कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें। इसमें क्वांटिटेटिव स्टडी की कॉम्बिनेशन होते हैं, मुख्तलिफ क्वांटिटेटिव स्टडी को आप कंबाइन कर देते हैं और उसी पे एक रिपोर्ट बना देते हैं, उस रिपोर्ट को कहते हैं मेटा एनालिसिस। और जब आप क्वालिटेटिव स्टडीज की फाइंडिंग को आप ले लेते हैं, थीमेटिक एनालिसिस और ये सारी, और उस पे एक रिपोर्ट बना देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड मेटा सिंथेसिस। क्लियर? नैरेटिव या ट्रेडिशनल में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चीज़ों को समराइज करते हैं, हम उसके ऊपर क्रिटिक करते हैं, हम एक ओवरव्यू देते हैं, ओवरऑल ओवरव्यू हम देते हैं उसके ऊपर। सिस्टमेटिक में हम क्या करते हैं, हम डिटेल्स में जाते हैं, स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी को फॉलो अप करते हैं और आंसर टू द क्वेश्चन। मेटा एनालिसिस, इसमें स्टेटिस्टिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब वो स्टडी जो क्वांटिटेटिव स्टडी होते हैं, मुख्तलिफ क्वांटिटेटिव स्टडी को कंबाइन करके उस पर एक रिपोर्ट बनाई जाते हैं, उसको कहते हैं मेटा एनालिसिस। और मेटा सिंथेसाइसिस जब क्वालिटेटिव स्टडीज की जो रिपोर्ट है, जो मुख्तलिफ उसकी जो एनालिसिस है, उस पर एक रिपोर्ट बनाते हैं। ये दोनों जो है ना, इसके लिए फील्ड पे जाना नहीं होता, डेटा कलेक्शन ये चीज़ें नहीं होती, ये सिर्फ आप लिटरेचर रिव्यू से कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ स्टडी की लिटरेचर रिव्यू कर ले, आप कहते हैं कि प्लान की स्टडी में ये था, उसकी स्टडी में ये था, इनकी स्टडी में ये था, और इसकी बेस पे आप एक रिपोर्ट तैयार करें, उसको कहते हैं मेटा एनालिसिस। अगर क्वालिटेटिव है सो मेटा सिंथेसाइसिस। सो दीज आर द टाइप ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। अब मेरे एक टॉपिक है, क्या है टॉपिक? टॉपिक ये है कि द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड एक्सरसाइज ऑन हेल्थ, या इन हेल्थ भी आप लिख सकते हैं। ये मेरे एक टॉपिक है। इसमें मेरे पास कितनी वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं, एक स्मोकिंग है और एक एक्सरसाइज। ठीक है, और एक हमारे पास हेल्थ है। तो स्मोकिंग और एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और हेल्थ हमारे पास कौन सी वेरिएबल है? डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि हेल्थ हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं सारा उम्र जितनी मेरी ज़िंदगी है मैं हेल्थी रहूं, क्या ये पॉसिबल है? मैं चाहता हूं कि कभी मुझे डायबिटीज़ ना हो, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन ये तो मेरे इख्तियार में है ना कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ, कम कर लूँ, ज़्यादा कर लूँ। ये तो मेरे इख्तियार में है ना कि मैं स्मोकिंग क्वाइट कर लूँ, स्टॉप कर लूँ, कंटिन्यू कर लूँ, इंक्रीज कर लूँ या डिक्रीज कर लूँ। तो हर वो चीज़, वेरिएबल का मतलब क्या था कि एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, एनी प्रॉपर्टीज, एनी क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल विच हैज़ वेरिएशन, जिसमें वेरिएशन आ सकते हो, एज है, वेट है, हाइट है, ये सारी चीज़ें। और हमने दूसरा कहा था कि ये रिसर्चर की कंट्रोल में होते हैं, रिसर्चर कैन डिक्रीज एंड इंक्रीज। तो ये दोनों आप देख सकते हैं ना, स्मोकिंग में वेरिएशन आ सकती है या नहीं आ सकती? ऐसा तो नहीं है अगर आप 10 सिगरेट पीती हो तो मैं भी 10 सिगरेट पीऊँगा, ऐसा तो नहीं है। या ये तो नहीं है कि हर दिन आप 50 सिगरेट पियोगे, कभी 10, कभी 5, कभी 20। ठीक है, इसी तरह एक्सरसाइज, इसमें भी वेरिएशन आ सकते हैं ना। हो सकता है आप 2 आवर एक्सरसाइज कर लें, मैं डेली 10 आवर करता हूँ, सही है। तो ये डिफरेंट है, हर इंसान के डिफरेंट है, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में है। मैं 10 आवर से 12 आवर भी कर सकता हूँ और 10 से मैं 8 आवर भी कर सकता हूँ। क्लियर? लेकिन दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल। सो ये वेरिएबल है। अब देख, इसको मैं इसी तरह सर्च नहीं करूंगा पबमेड में कि जिस तरह ये दी है और मैं सर्च करूं। ठीक है, इसके लिए 2 टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं। या फॉर एग्जांपल, मैं किसी
चिल्ड्रन के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, चाइल्ड, सही है, CHILD। लेकिन द क्वेश्चन इज डेट कि मैं चाइल्ड लिखूं या मैं चिल्ड्रन लिख दूं या मैं चाइल्डहुड लिख दूं या मैं चाइल्डिश लिख दूं, मैं क्या लिख दूं? ठीक है, मतलब यह है ना कि इतने वर्ड है ना, अगर मैं चिल्ड्रन की वर्ड दूंगा तो इस पे फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च की है और आपने चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन वर्ड यूज की है, तो अगर मैं चिल्ड्रन दूंगा तो सारी वो रिसर्चेस आ जाएंगी चिल्ड्रन के ऊपर है, जिसने चिल्ड्रन का वर्ड यूज किया है। अगर मैं चाइल्ड दे दूं तो हो सकता है कि वो सिर्फ वो वही रिसर्च आर्टिकल आएंगे जो जिसमें चाइल्ड यूज हुआ हो ना। इसी तरह चाइल्डहुड, तो मैं एक एक को बार बार सर्च करूं, मैं क्या करूं? इतनी टाइम तो नहीं है कि एक बार मैं चाइल्ड पे सर्च करूं, सारे आर्टिकल आ जाए, मैं उसको रिव्यू कर दूं, फिर मैं चिल्ड्रन के ऊपर सर्च कर दूं, फिर मैं चाइल्डहुड के ऊपर सर्च कर दूं, फिर मैं चाइल्ड्स के ऊपर कर दूं या चाइल्डिश के ऊपर कर दूं, किसके ऊपर मैं कर दूं? तो इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, किस तरह काम करते हैं आपके जो सर्च इंजन है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे ट्रांकेशन का मतलब क्या है? ट्रांकेशन का मतलब क्या है? देख, दो टर्मिनोलॉजी आप लोगों की स्लाइड में यूज होंगे जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, न आपको ट्रांकेशन का पता चल सकता है, न आपको बोलियन लॉजिक या बोलियन ऑपरेटर भी उसको कहते हैं, या लॉजिक या ऑपरेटर। ठीक है, तो ये दो टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांकेशन क्या है और बोलियन लॉजिक या बोलियन ऑपरेटर क्या है। देख, जिस तरह मैंने कहा ना कि मुझे वर्ड चाहिए, मैं चिल्ड्रन के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे चिल्ड्रन के रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है सब पे करना चाहिए। तो आपने क्या करना है? ट्रांकेशन का मतलब क्या है? ट्रांकेशन का मतलब यह है कि शॉर्टरिंग, SHORTENING, शॉर्टरिंग क्या? द वर्ड, जो अल्फाज है, द वर्ड किसको? टू एट्स रूट प्लस क्या करना है अपने? एडिंग सिंबल। यूजुअली जो करते हैं ना, यूजुअली हम स्टार, क्या? स्टार। इसका मतलब क्या है? आपके पास चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे चाइल्डहुड हो, चाहे चाइल्डिश हो, आपने क्या करना है? उसको रूट में लेकर आना है। रूट क्या है? चाइल्ड है, लेकिन चाइल्ड के साथ आपने किसी सिंबल को ऐड करना है, और मोस्टली यूजुअली वो सिंबल क्या है? स्टार। स्टार तो आप जानते हो ना, मोबाइल में है, उस स्टार को आप इसके साथ लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर ये आप इसके साथ लगाओगे तो क्या होगी? ये आपको वो सारे वेरिएशन देंगे। क्या देंगे? वो सारी वेरिएशन देंगे। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है इंजरी, एक वर्ड है ना, ये इंजरी भी है, ये इंजर्ड भी है, ये इंजरीज भी है, इंजरीज। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इंजरीज, इंजर्ड, ये जितनी भी है आप उसमें से सिर्फ रूट वर्ड दे दे। रूट वर्ड क्या है? इंजरी, और इसके साथ आप सिंबल लगा दे प्लस। तो इंजरी से रिलेटेड जितनी भी वेरिएशन है, चाहे फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, प्लस है, माइनस है, जो भी है, वो सारी वेरिएशन पे जितनी भी रिसर्च हुए वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं ट्रांकेशन। ट्रांकेशन का मतलब क्या है? कि शॉर्टिंग द वर्ड टू इट्स रूट प्लस एडिंग द सिंबल एंड यूजुअली स्टार। अभी हम करेंगे प्रैक्टिकली, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि व्हाट इज ट्रांकेशन। ट्रांकेशन आपको समझ में आ गई। तो आप जब भी सर्च करोगे ना, तो आपने ट्रांकेशन के ऊपर करना है। दूसरा क्या है? दूसरा है
दूसरा है बूलियन लॉजिक और ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर का मतलब क्या है? ये भी कुछ वर्ड है, कुछ अल्फाज है। क्या है? कुछ वर्ड हैं, कुछ अल्फाज हैं। लाइक 3 मेन वर्ड है इसके बूलियन लॉजिक या ऑपरेटर में। एक हमारे पास है AND एंड, एक हमारे पास है OR आर, एक हमारे पास है NOT नॉट। इसका काम क्या है? क्या काम करते हैं? एंड जो है ना, ये टॉपिक को नेरो कर देते हैं। क्या करते हैं? नेरो करते हैं। टॉपिक को क्या करते हैं? नेरो करते हैं। और जो है ये टॉपिक को क्या करते हैं? ब्रॉडर करते हैं। और नॉट जो है वो रिमूव करते हैं किसी एक चीज को। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग और एक्सरसाइज की हमने बात की ना, दोबारा ले लेते हैं वो 2 वर्ड। एक हमारे पास क्या है? स्मोकिंग है और एक एक्सरसाइज है। इसके बीच में आप जो बूलियन लॉजिक है या ऑपरेटर है वो लगा रहे हैं। अगर इसके बीच में मैं एंड लगा दूंगा, एंड, तो ये टॉपिक क्या करेंगे? नैरो करेंगे। किस तरह नैरो करेंगे? ये मुझे सिर्फ उस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल देंगे जिसमें दोनों लफ्ज यूज हुआ हो, यानी स्मोकिंग और एक्सरसाइज दोनों कंबाइन यूज हुआ हो। इसमें क्या हो? दोनों कंबाइन हो, यानी वो आर्टिकल जिसमें स्मोकिंग और एक्सरसाइज दोनों कंबाइन दी गई हो, तो वो रिसर्च मुझे सिर्फ शो होंगे। तो ये क्या है? नीरू करना है। अब इसकी जगह मैं आर लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? आर। फॉर एग्जाम्पल एंड, इसको मैंने सर्च कर दिया तो मेरे पास जो टोटल आर्टिकल आई वो 50 थी। कितनी थी? 50। मैं आपको फर्जी बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि बाद में कोई सर्च करे और उस पर हजारों आ जाए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह ये नेरो करते हो, किस तरह ये ब्रॉडर। यहां तक क्लियर है? इसकी जगह मैं अभी आर लगाता हूं। क्या लगाता हूं? आर। तो ये जो सर्च है उसको क्या करेंगे? टॉपिक को ब्रॉडर। किस तरह? देख, जितनी भी रिसर्च स्मोकिंग के रिलेटेड हुई है वो सारे इस पे आ जाएंगे। सिर्फ स्मोकिंग के रिलेटेड, ओनली स्मोकिंग के रिलेटेड जितनी भी है वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग के रिलेटेड है 100। कितने आर्टिकल हैं? 100। वो आर्टिकल, वो रिसर्च जो सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर हुई है, सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर हुई है, फॉर एग्जांपल वो भी है 100। ठीक है। और वो रिसर्च जो स्मोकिंग और एक्सरसाइज दोनों की कंबाइन हुई है वो कितने हैं? 50 है। तो आप तीनों को प्लस करें, 100 प्लस 100 प्लस 50, तो ये 250 हो गई। पहले हमारे पास ओनली 50 थी ना, क्योंकि वो आर्टिकल शो हो रही थी जिसमें दोनों वर्ड, क्योंकि एन का मतलब है दोनों कंबाइन। लेकिन जब हमने आर लिख दिया, आर का मतलब ये है कि वो आर्टिकल जो स्मोकिंग के रिलेटेड हो, या वो आर्टिकल जो एक्सरसाइज के रिलेटेड हो, या वो आर्टिकल जो कंबाइन हो, वो सारी मुझे चाहिए। तो 250 बन गई। क्लियर? अब जी, अब एक और, इसकी जगह मैं नॉट लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? नॉट। अब इसका मतलब ये है ना, एक वर्ड उसने रिमूव कर दिया, स्मोकिंग नॉट एक्सरसाइज। अब मेरे पास कौन सी रिसर्च आएंगे? सिर्फ स्मोकिंग वाले। वो कितने हैं? 100। क्लियर? तो जो नॉट है ना वो रिमूव करते हैं एक वर्ड को। मुझे दोनों नहीं चाहिए, मुझे स्मोकिंग के ऊपर चाहिए, मुझे एक्सरसाइज के ऊपर चाहिए नहीं, तो मैं नॉट लगा दूंगा। ठीक है, तो स्मोकिंग नॉट एक्सरसाइज। तो ये जो वर्ड है ना, एन आर नॉट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बूलियन ऑपरेटर। क्लियर? अब आपकी समझ में आ गई है? अभी हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे, वी विल परफॉर्म प्रैक्टिकली। सही है कि किस तरह आपने सर्च करने हैं, किस तरह आपने आर्टिकल को सेलेक्ट करने हैं, और किस तरह फिर आपने आर्टिकल को लिखने हैं। क्लियर? तो कोई तब तक मल्टीमीडिया को ऑन करें और हम उसको समराइज कर देते हैं कि इसमें कोई चीज़ तो मिस नहीं है। सही है? तो हमने सबसे पहले किस चीज़ की बात की थी? लिटरेचर रिव्यू की। हमने क्या कहा था कि रिव्यू 2 वर्ड से बने हैं। री का मतलब है अगेन, वी का मतलब है टू सी, मतलब दोबारा किसी ओल्ड स्टडी को दोबारा देखना। दिस इज द लिटरेचर रिव्यू। हमने कहा था कि दिस इज द सेलेक्शंस एंड कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशंस नॉलेज रिलेटेड टू योर टॉपिक। आपकी जो टॉपिक है, जो स्पेसिफिक टॉपिक है, जो पार्टिकुलर टॉपिक है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। क्यों करते हैं? गैप को फाइंड आउट करने के लिए।
किस चीज़ को? गैप को फाइंड आउट करने के लिए, ट्रेंड को मालूम करने के लिए, डिबेट को, ठीक है, डुप्लीकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ है, सही। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली हमने वाइट बोर्ड के ऊपर, और स्लाइड आप लोग खुद रीड करें, उसमें कोई एक भी चीज़ मिस नहीं होगा होपफुली। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम दोबारा भी उसकी स्लाइड पे वीडियो कर सकते हैं। लेकिन चूँकि बार बार रिपीटेशन हो जाते हैं, सो दैट्स वाई आई थिंक देयर इज़ नो नीड फॉर द स्लाइड राइटिंग, बिकॉज हमने स्लाइड में कोई चीज़ मिस नहीं की है। आप जाएंगे, आप चाहे पेशावर रीजन की स्लाइड उठा लें, मर्दान रीजन की स्लाइड उठा लें, स्वात रीजन की स्लाइड उठा लें, जितनी भी रीजन है सब की स्लाइड उठा लें, जितनी भी टॉपिक है लिटरेचर रिव्यू में, जितने भी मेन उसकी हेडिंग और सब हेडिंग है, सबको हमने कवर किए, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो स्लाइड में है और आप कह रहे हैं कि नहीं ये और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू explain it. Okay, now if you have any questions you can ask me directly. If you don't have a question, hopefully you will not, so you can ask in the comment section, I will try to give answer timely. Thank you so much for listening me and watching me.